की जो कहानी है ये है रुकैया और अफ़ज़ल की। तो इस कहानी को मैं बहुत विस्तार से सुनाऊंगी और ये एक रियल घटना पे आधारित एक कहानी है जिसे सुनकर आपके रूह कांप जाएंगे और शायद आप इस चीज़ से कुछ सीख सको और अपनी लाइफ में हमेशा अवेयर रहो। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप लोगों से कि अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप मेरी इस पूरी कहानी को सुनिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, बिल्कुल भी लाइक करना मत भूलिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। जय बजरंगबली। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, ये कहानी है अफ़ज़ल और रुकैया की। तो ये एक यूपी के छोटे से गांव के रहने वाले दंपति थे और ये अभी अपने काम के सिलसिले में मुंबई में शिफ्ट हो गए थे। अब ये वहाँ शिफ्ट क्यों हुए, इसके पीछे का कुछ रीज़न है जो कि उन्होंने मुझे नहीं बताया। कुछ फैमिली रीज़न, फैमिली प्रॉब्लम जो भी थी वो उन्होंने नहीं बताया है, तो उस चीज़ को पीछे छोड़ते हैं और इनके साथ में जो मिसहैपनिंग हुई है उस पर फोकस करते हैं। तो ये दंपति अपना गांव, घर, परिवार, रिश्तेदार सबको छोड़ छाड़ के बिहार के यूपी के एक छोटे से गांव से सीधे मुंबई जैसे चकाचौंध वाली नगरी में पहुंच गए। और रुकैया और अफ़ज़ल के साथ रुकैया की सासू माँ यानी कि अफ़ज़ल के माता पिता भी होते हैं। कुल मिला के 4 लोगों का परिवार, माता पिता बेटा बहू, ये चारों स्टेशन पहुंचते हैं। ये क्योंकि बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से थे, इनके पास में कुछ वैसा बैकअप नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पैसे वाले ये नहीं हैं, बहुत साधारण से घर परिवार से ये आते हैं। तो इनके पास में बहुत थोड़ी बहुत जो भी पैसे हैं वो ये अपने गांव से संभाल के लाए हैं। उसको इन्होंने संजोया हुआ है कि वहाँ जाएंगे तो किसी तरीके से कुछ स्टार्टिंग के दिन में इससे गुजारना करनी पड़ेगी। वहीं पे एक चीज़ है कि अफ़ज़ल का एक दोस्त होता है। उस दोस्त से ये सोशल मीडिया पे ही मिले थे। तो स्टेशन पहुँच करके इन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि यार देखो ऐसी ऐसी बात हो गई है, सो मैं स्टेशन पे आया हुआ हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम थोड़ा आकर मिलो मुझसे। तो ये दोस्त इनसे मिलने आता है, लेकिन दोस्त ने आते ही इनके सपनों पे पानी फेर दिया ये बोल करके कि भाई मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता क्योंकि मेरी एक छोटी सी कोठरी है जिसमें मैं 4 लोगों को 2 दिन भी रख पाऊँ, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और वहीं पे अफ़ज़ल ने सोचा था कि नए शहर में जा रहे हैं और हमारे पास कुछ सेविंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मेरा दोस्त आ जाएगा, मैं उसके साथ उसके घर चला जाऊंगा अपनी पत्नी अम्मी अब्बू को लेकर के और कुछ दिनों तक 2-4-10 दिनों तक उसके घर में रहूँगा, खाऊंगा पीऊँगा और अपनी जॉब खोजूँगा और जैसे ही नौकरी मिल जाएगी तो अपनी घर गृहस्थी को अच्छे से बसाएंगे। लेकिन जैसे ही उनके दोस्त ने, अफ़ज़ल के दोस्त ने मना कर दिया तो ये बहुत मायूस हो गए। उसके बाद इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बुरा मत मानो, तुम्हारी भी मजबूरी है, नहीं तो तुम मुझे मना नहीं करते, लेकिन एक बात बताओ, क्योंकि मुंबई हमारे लिए नई जगह है और यहाँ का हमें कुछ भी आइडिया नहीं है, तो तुम मेरी इतनी मदद कर दो कि तुम मुझे बताओ कि किस एरिया में मुझे सस्ती रेट में कहीं कोई घर छोटा मोटा या कोई झुग्गी झोपड़ी लॉज कहीं भी कुछ साधारण सा कुछ मिल जाए जिसमें हम अपना जीवन 2-4-10 दिन गुजर बसर करें, उसके बाद हम जॉब खोजें, बाकी की गृहस्थी फिर ठीक से चलने लगेगी। क्योंकि अब अभी हमारे पास में ज़्यादा पैसे वैसे हैं नहीं। ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने दोस्त के सामने प्रॉब्लम अपनी शेयर की। तो इनके दोस्त ने 4-5-6 लोकेशन बताए कि यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे जाओ, वहाँ पे तुम्हें सस्ती में झुग्गी झोपड़ी कुछ मिल जाएगी। तो ये कहकर दोस्त ने तो अपना भैया पल्ला झाड़ दिया, वो चले गए। अब वहाँ पे अफ़ज़ल और रुकैया थे और उनके अम्मी अब्बू थे। तो अफ़ज़ल ने अपने अम्मी अब्बू को बोला कि ऐसे 4 लोगों का परिवार लेकर के, सामान लेकर के कहाँ दर दर की ठोकरें खाएंगे, तो आप ऐसा करो कि आप स्टेशन पे ही एक कमरा ले लेता हूँ और वहीं पे आप लोग रुको
और मैं जाता हूँ, पहले कुछ रूम की व्यवस्था करके आता हूँ, कुछ देख सुन करके आता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को लेकर के वहाँ पे चलूँगा। तो इनकी माताजी ने बोला, क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा थी, किसी चीज़ की कुछ व्यवस्था थी नहीं कि कहीं से तुरंत पैसे आने वाले हों, कुछ उम्मीद स्कोप नज़र नहीं आ रहा था। तो इनकी अम्मी ने बोला कि नहीं बेटा, रूम की ज़रूरत नहीं है, हमने प्लास्टिक लाया है अपने साथ, वही प्लास्टिक बिछा करके और मैं प्लेटफॉर्म पे ही सो जाऊंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अफजल ने बोला कि अम्मी अबू दिक्कत तो नहीं होगी। तो अम्मी अबू ने संतावना दी कि नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी, और दिक्कत होगी तो हम मैनेज कर लेंगे, और उसके बाद तो फिर हम चारों मिल के अपना कमाएंगे और गृहस्थी अच्छी चलेगी। तो बोला कि ठीक है। तो माता पिता को वहीं प्लेटफॉर्म पे छोड़कर अफजल और रुकैया वहाँ से निकल जाते हैं। काफ़ी दूर चलते हैं, कहीं कुछ जो लोकेशन उनके दोस्त ने बताया था उस सारे लोकेशन पे जाते हैं, वैसा कुछ उनको कुछ दिखता नहीं है, बस घनी जंगल घनी जंगल घनी जंगल ही बस उनको दिखता है। उतने में एक घर अफजल और रुकैया को नज़र आता है। ये लोग वहाँ पे जाते हैं, एक बाहर से तो बहुत सुंदर सा घर नज़र आता है, जिसमें नीचे के फ्लोर पे एक बूढ़े बाबा बैठे होते हैं, जो कि अफजल और रुकैया को लगता है कि ये इस घर के मकान मालिक है। तो ये जाकर पूछते हैं कि बाबा, ये मकान रेंट पे लगाओगे क्या? तो हाँ, रेंट पे ही लगाऊंगा। तो आप मकान मालिक हो? तो इसने बोला कि हाँ। तो घर किधर है? तो ये नीचे वाले फ्लोर पे मैं रहता हूँ और मेरी फैमिली रहती है, और ऊपर वाला फ्लोर हमने रेंट के लिए रखा हुआ है, अगर रहना है तो जा कर के देख लो। तो ये लोग घर पे ऊपर वाले फ्लोर पे जब गए, 2 रूम है, किचन लेटरिन बाथरूम, और घर का जो नक्शा बना हुआ है वो चारों तरफ से बंद है, कहीं कोई खिड़की नहीं, कुछ नहीं, और बहुत ही अजीब सा वहाँ पे पूरा घर का माहौल ही कुछ अजीब सा है। ये चीज़ अफजल और रुकैया दोनों महसूस करते हैं। फिर ये लोग गेट से अंदर इंटर करते हैं, घर के अंदर जाते हैं, वहाँ से बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। रुकैया बोलती है कि नहीं नहीं, यहाँ तो रहना मुश्किल है, ये तो बहुत गंदी बदबू आ रही है, यहाँ कैसे रह सकते हैं, चारों तरफ गंदा है, पर्दे सब जले पड़े हैं। तो फिर ये नीचे आते हैं और उस बाबा को बताते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ पे तो नहीं रह पाएंगे हम लोग। उसने बोला कि अफजल ने बोला कि आप साफ़ सफाई करवा दोगे, आपका घर बहुत गंदा है। तो वो बाबा बहुत चिढ़ते हुए बोले कि रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो मत रहो, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ नहीं करवाऊँगा, जैसा है अगर वैसे में रहना है तो ठीक है, नहीं तो रास्ता देखो। तो फिर अफजल और रुकैया वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और घना जंगल होते जाता है, और घूमते घूमते उनको काफ़ी रात हो जाती है, कहीं कुछ मिलता नहीं है। फिर ये थक हार कर दोनों पति पत्नी उसी जंगल में बैठ जाते हैं, ना इनके पास कुछ खाने को खाना होता है, ना पीने को पानी, और थक हार कर ये बैठते हैं। फिर ये कहते हैं कि अफजल रुकैया से कहते हैं कि क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अम्मी अब्बू भी वहाँ स्टेशन पे अकेले बैठे होंगे। तो रुकैया कहती है कि हम हैं ना साथ में, चलते हैं, घर की साफ़ सफाई करते हैं और उसी बदबूदार घर को हम स्वच्छ बना लेंगे। मैं तो अच्छे से साफ़ सफाई करके एकदम गंदे घर को मंदिर जैसा चमका दूंगी, आप एकदम चिंता मत कीजिए। तो ऐसा ये लोग डिसाइड करते हैं। फिर ये वहाँ से उठते हैं और फिर ये वापस उसी घर पे आ जाते हैं, और वहाँ पे आकर के फिर देखते हैं कि वही बूढ़े बाबा जो थे मकान मालिक वैसे ही बैठे हुए हैं। तो ये जाकर के पूछता है कि बाबा, मुझे आपका घर पसंद है, मुझे चाहिए। तो बाबा ने बोला कि मैंने तो पहले ही बोला था कि कहीं कुछ नहीं मिलेगा, रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो मत रहो। तो इसने अफजल ने पूछा कि आपके घर का किराया क्या है? तो बूढ़े बाबा ने बोला कि पूरे 1 साल का एडवांस लूँगा, और कुछ सिक्योरिटी मनी चाहिए, पूरे 1 साल का एडवांस और कुछ सिक्योरिटी मनी चाहिए, 1 लाख रुपए। तो अफजल ने बोला कि बाबा, इतने पैसे तो हमारे पास नहीं हैं, मैं बहुत मुश्किल से आपको 6 महीने का सिक्योरिटी मनी और 6 महीने का रेंट और कुछ जो सिक्योरिटी मनी है उसको थोड़ा कम कर दीजिए, 2-4 हज़ार रुपये सिक्योरिटी मनी और 6 महीने का रेंट मैं अभी आपको फ़िलहाल दे पाऊँगा,
और अगर आप हाँ बोलते हैं तो मेरे अम्मी अब्बू जो कि स्टेशन पे अकेले बैठे भूखे प्यासे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं उनको यहाँ लेकर आ जाता हूँ। तो बूढ़े बाबा ने बोला कि चलो ठीक है। तो अफजल ने उन्हें 6 महीने का रेंट और जो भी सिक्योरिटी मनी था उन्होंने उसको हैंड ओवर किया। और अफजल जो है वो अपने माता पिता को लेने अफजल और रुकैया स्टेशन चले जाते हैं। वहाँ जाते हैं और अफजल, रुकैया और अपने माता पिता को ले करके चारों पुराने उस वापस घर में आते हैं। और फिर आते हैं, घर बहुत गंदा होता है, तो रुकैया और उसकी सास मिल करके पूरे घर की साफ़ सफाई करती है। उसके बाद जब ये लोग आराम से बैठते हैं नहा धो के रात में, तो रुकैया की जो सास है, अफजल की माँ, वो बोलती है कि बहू तुम्हें भी कुछ बदबू सा आ रहा है क्या? मुझे इस घर में बहुत बदबू आ रही है। तो अफजल ने बोला कि माँ आप ऐसे ही बात का बतंगड़ बनाती हो, कुछ बदबू नहीं आ रहा है, बहुत दिनों से घर गंदा होगा इसीलिए थोड़ी सी स्मेल रह गई है, रहते रहते 2-4 दिन में रोज़ साफ़ सफाई होगी और सब ठीक हो जाएगा। तो रुकैया ने कहा अरे कहाँ बहुत दिनों से घर बंद होगा, बूढ़े दादाजी ने बताया तो था कि अभी 1 सप्ताह पहले ही एक रेंटर था सो घर को खाली करके गया है। तो अफजल ने बोला कि अरे छोड़ो भाई, तुम लोग बहुत बात को खींचती हो, कुछ गंद बंद नहीं कर रहा है, सब ठीक है। ऐसा कहकर ये लोग रात में बगल स्टेशन से ही जो कुछ इन्होंने खरीद करके लाया था, चारों परिवार खाते पीते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। जैसा कि बताया था कि 2 कमरा है, तो एक कमरे में सास ससुर रहते हैं और एक कमरे में अफजल और रुकैया रहते हैं। तो 12-1 रात के करीब ये लोग सोने जाते हैं और 2:30-3 के करीब कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ होती है। तो बर्तन गिरने की जो आवाज़ होती है वो अफजल को सुनाई पड़ती है। वो रुकैया उसके बगल में होती है। वो रुकैया को उठाता है कि रुकैया किचन में कौन है, तुमने कैसे बर्तन रख दिए हैं, कुछ बर्तन तुम्हारा गिर गया है। तो रुकैया ने बोला कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं रखा है जैसे तैसे, मैंने तो सब कुछ अच्छे से अरेंज किया है। सो हो सकता है माँ जी होंगी किचन में, पानी वानी पीने गई होंगी। ये सोचकर ये फिर से उसको सोने को बोल देती है और ये सो जाता है। फिर क्या होता है, पानी का सुन के एक बार फिर से बर्तन बजने की आवाज़ आती है कि ऐसा लगता है कि ढेर सारे बर्तन गिरे हैं। तो अफजल को रहा नहीं जाता है, वो सोचता है कि मेरी माँ तो नहीं है किचन में। ये सोच करके वो रूम से निकलने की जैसी ही कोशिश करता है तो इसको एक काला साया दिखता है जो किचन से निकल के आता है और इसके बेडरूम से होता हुआ वो घर के बाहर निकल जाती है कोई लेडी, काला साया। ये बहुत घबरा जाता है और ये रुकैया को उठाता है कि रुकैया तुमने अभी कुछ देखा? तो रुकैया ने बोला कि नहीं, क्या हुआ बताइए आप मुझे, आप इतने घबरा क्यों रहे हैं, आप डरे डरे से क्यों लग रहे हैं। इन लोगों की खुसर फुसर सुनकर अम्मी अब्बू भी उठ जाते हैं, वो लोग भी आते हैं, वो लोग भी पूछने लग जाते हैं कि क्या बात हो गई, क्यों परेशान हो। तो अफजल ने बताया कि बर्तन गिरने की आवाज़ आई थी अम्मी, क्या आप किचन में थी? तो अम्मी ने बोला कि नहीं बेटा, मैं तो सोई हूँ, उसके बाद तो मैंने उठा ही नहीं है। तो फिर अफजल बोलता है, रुकैया बोलती है कि ये आपका भ्रम होगा। तो अफजल बोलता है कि नहीं नहीं, भ्रम नहीं है, मैंने खुले आंखों से देखा है उसको, पूरे होशो हवास में मैं हूँ और मैं 100% श्योर हूँ कि कोई तो निकल के गई है। फिर उसकी अम्मी समझाती हैं, अफजल की अम्मी बोलती हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, कल हम लोग जाएंगे किसी मौलवी वगैरह के पास और वहाँ से कुछ तावीज़ वगैरह ढूंढ करके ले आएंगे। हो सकता है कि बहुत दिनों से घर बंद था तो इसकी वजह से कुछ ऐसा काला साया वगैरह हो गया होगा, घर पे नेगेटिव एनर्जी आ गई होगी। तो कुछ मौलवी से झाड़ फूँक करवा लेंगे, कुछ पानी वानी पढ़वा लेंगे, कुछ तावीज़ वगैरह पढ़वा लेंगे, पहन लेंगे हम लोग चारों के लिए, मैं तावीज़ बनवा के लाऊंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर अफजल कहता है कि नहीं अम्मी, इन सब चक्रों में मत पड़िए, अभी कुछ दिन यहाँ पे रहिए, किसी से जान पहचान बनाइए, किसी से दोस्ती यारी कीजिए, उसके बाद किसी अच्छे मौलवी का पता करते हैं। क्योंकि आप नई जगह में ऐसे किसी मौलवी के पास जाएंगे तो वो झूठ मूठ का आपसे पैसे ठगेगा और हमारे पास ऐसे ही पैसे हैं नहीं, खाने को भी हम मोहताज हैं,
क्योंकि जो भी पैसे वगैरह लाए थे ये सब हमने सिक्योरिटी मनी और 6 महीने के रेंट में दे दिया है। अब हमारे पास जो पैसे बचे हैं उनसे 5 दिन का भी गुजर बसर हो पाना मुश्किल ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ व्यवस्था तो हमारे पास है नहीं। तो अम्मी ने बोला कि अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। ऐसा कह के ये लोग फिर रात में सोते हैं। अब जब सुबह सुबह उठता है, नहा धो करके वो नौकरी की तलाश में निकल जाता है। और रुकैया रात वाले बात से बहुत घबराई होती है कि उसके पति को काला साया दिख रहा है। तो वो अपनी सास के पास जाके रात की पूरी कहानी विस्तार से बताती है कि अम्मी 2 बार बर्तन के बजने की आवाज़ आई थी, ऐसा अफजल ने कहा था, और अफजल बहुत डरे हुए थे, वो तो रात भर सो भी नहीं पाए। अब एक माँ को जब ये सुनने को मिलता है कि उसका बच्चा परेशान है तो माँ भी बेचैन हो जाती है और बोलती है कि रुकैया चलो, जो भी पैसे हैं ठीक है, जैसे भी होगा गुजारा करेंगे, लेकिन मौलवी से ताबीज़ ला के देना, बेटे को पहनाना बहुत ज़रूरी है और सबको पहनना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों सास बहू एक मौलवी के पास चले जाते हैं। वहाँ पे जा कर के मौलवी से मिलते हैं, एक मौलवी, और जैसे ही ये मौलवी से बात करना शुरू करते हैं, ये बताते हैं कि हम लोग गांव से आए हैं, ये मुंबई शहर हमारे लिए एकदम नया नया है, लेकिन हम तो एक ही दिन में बहुत परेशान हैं क्योंकि हमारी माली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए हमने इस घने जंगल में एक घर लिया है किराए पर और अच्छे खासे पैसे भी हमने दे दिए हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि कल जब मेरा बेटा सोया हुआ था तो उसे कोई हमारे घर के किचन से निकलती हुई बुरके में कोई आत्मा टाइप से दिखी है और मेरा बेटा तो बहुत डरा हुआ है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप हमारे लिए कुछ ताबीज़ वगैरह दे दीजिए, कुछ पानी वानी पढ़ के दे दीजिए, ताकि मेरा बेटा बिना डर के चैन से उस घर में जी सके। तो मौलवी बाबा ने एकदम आंखें लाल करते हुए गुस्से से बोला कि क्या तुमको पता नहीं है, तुम्हारी ये जो बहू है इस पे जिन्न का साया है, तुमने ठीक से जांच पड़ताल किए बिना ही अपने बेटे की शादी कर दी है, ये औरत तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बहुत पहले से ही, बचपन से ही इनफैक्ट इसके ऊपर जिन्न का साया पड़ गया है। तो फिर जो सास है वो बहुत घबरा जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें नहीं करें। तो वो पूछती है कि बाबा आप मुझे ये बताइए कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम अपनी बहू के सर से वो जिन विन का साया उतार सकते हैं। कुछ अगर ऐसा उपाय है तो आप मेहरबानी करके थोड़े कम पैसों में अगर हमारे लिए कुछ कर दें तो बड़ा मेहरबानी होगी, क्योंकि हमारे पास वैसी कुछ व्यवस्था है नहीं पैसों वगैरह की। तो वो मौलवी बाबा कहते हैं कि अच्छा ठीक है, इतने इतने पैसे का कम से कम इंतज़ाम करो और ये सामान चाहिए तो मैं तुम्हारा उपाय करूँगा। तो फिर ये सास बहू कहते हैं कि अभी तो मैं उतने पैसे लेकर के नहीं आई हूँ, बहुत थोड़े से पैसे लेकर के मैं आई हूँ, तो आप ऐसा कीजिए कि मुझे पानी पढ़ के दे दीजिए, तब तक मैं घर जा कर के और कुछ पैसों का इंतज़ाम करती हूँ, फिर मैं आपके पास आती हूँ। तो बाबा ने जो भी उसके पास पैसे थे वो लिए, उसको पानी पढ़ के रिंगाड़िंग भिंगा भिंग उंग मंग चिंग चिंग टुंग टंग पुंग पंग करके और पानी पढ़ के बहू को पिलाए और फिर ये सास बहू घर आ गए। अब घर आकर के इनके सामने बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि उस पूरे जो क्रियाकर्म हैं जिन्न को भगाने का, जो बहू पे जो जिन आई हुई थी उसको भगाने के लिए तो बहुत बड़े कार्यक्रम करने पड़ेंगे, उतने पैसे इनके पास थे नहीं। ये बहुत घबराते हैं और ये अपने बेटे को फ़ोन करते हैं कि बेटा देखो ऐसा ऐसा बात है, आज मैं एक पीर बाबा के पास, मौलवी बाबा के पास गई थी, लेकिन उन्होंने तो बताया कि इतने इतने पैसे लगेंगे तब जा कर के जिन उतरेगा, तो पैसों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इनका बेटा झिड़कते हुए, जो बेटा था इनका, वो कहता है कि क्या माँ कैसी दकियानुसी बातें कर रही हो आप, क्या आपको नहीं पता कि हमारी माली हालत ठीक नहीं है, हम तो खाने खाने को मोहताज हैं, कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे, सुबह से दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ और आप लोग ऐसी बातें करते हो। तो फिर ये कहती हैं कि तो मैं क्या करूँ बताओ। अच्छा खैर छोड़ो, जब माँ को लगता है कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है तो ये कहती है कि अच्छा खैर छोड़ो, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ पैसे का इंतज़ाम कर लूँगी अपने से, तुम मत परेशान हो। तो बेटा फिर गुस्से से झिड़कता हुआ बोलता है
कि क्या माँ ये आपको समझ क्यों नहीं आ रही है, अपनी हालत आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा, हमारे पास पैसे नहीं हैं माँ, और ये कुछ नहीं होता, भूत प्रेत जिन और ये, आज मैं घर आकर के सब मिलके हम लोग अच्छे से घर की साफ़ सफाई करते हैं और जो भी है सब ठीक कर लेते हैं और घर में ही एक छोटा सा पूजा वगैरह कर लेते हैं। अब उसने जैसे ही पूजा का नाम लिया कि पूजा कर लेते हैं, प्रसाद चढ़ा देते हैं, भोग लगा देते हैं, भगवान को खुश कर लेते हैं, जैसे ही इसने ये सब बोला तो इसको ऐसा लगा कि किसी ने इसके गाल पे जोरदार चाटा मारा और ये बेहोशी की हालत में एकदम आ गया और ये धड़ाक से गिर गया। तब इसको समझ में आया कि ये किसी पोल में टकरा गया है और इसके सर से बहुत ज़्यादा खून बह रही है और इसको ऐसा लगा कि बस इसका प्राण निकल रहा है। फिर ये धीरे धीरे करके हिम्मत से जब आँखें खोलता है तो ये देखता है कि एक साया सा कुछ गायब होता सा इसको दिखाई दिया। फिर ये जैसे तैसे अपने आप को संभालता है और वहाँ से ये अपने घर के लिए निकल पड़ता है। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है बेटे को कि मेरे साथ हुआ क्या है। फिर ये घर आता है, अपने माँ बाप से मिलता है, पत्नी से मिलता है। फिर इसकी माँ बोलती है, माँ को पता है कि मेरा बेटा बहुत परेशान है, उसको चोट लगा हुआ देखती है। बेटा उसको बताता है, माँ को इतना पता होता है कि मेरा बेटा बहुत परेशान है, तो वो बेटा के लिए परेशान होती है, पूछती है कि खाना निकाल दूँ बेटा। तो बेटा फिर से झल्लाता है कि कैसी बातें करती हो माँ, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं कैसे खून से लथपथ हूँ, मेरे सर पे पट्टी लगी है। तो माँ और जो अफजल की जो पत्नी थी रुकैया, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये कैसी पागलों की तरह बात कर रहा है, इसको तो ना कोई चोट लगी है, ना कोई खून निकल रहा है, ना ही कोई सर पे पट्टी है, ये कैसी बातें कर रहा है। तो फिर माँ इसकी कहती है कि कोई चोट नहीं लगी है, तुम्हारे दिमाग पे पता नहीं क्या सवार हो गया है, चलो हाथ मुंह धो और खाना खाओ। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि नौकरी का क्या हुआ। तो बेटा कहता है कि अरे माँ मैं तो बताना ही भूल गया, चिंता की बात नहीं है, नौकरी मुझे मिल गई है, एक बड़ी सी फैक्ट्री थी और किसी ने मुझे रिकमेंड नहीं किया था, मैं ऐसे ही जंगल में घूमता घूमता गया और फैक्ट्री के बाहर में मैंने देखा कि बहुत लोग, हमारे ही तरह लोग आ रहे थे जा रहे थे, बाहर में बहुत सारी साइकिल पड़ी हुई थी, तो मुझे लगा कि ये शायद कोई फैक्ट्री ही है। तो मैं जब अंदर गया और उनसे अपनी जो स्थिति है वो मैंने बताया और मैंने ये भी बताया कि मैं गांव से आया हूँ और मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे अपनी फैक्ट्री में मुझसे बात किया है और मुझे अपनी फैक्ट्री में कल बुलाया है। उसने बोला है कि फैक्ट्री के मैनेजर ने कि कल आकर के आप यहाँ के बड़े साहब से मिल लीजिएगा और आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। माँ ने बोला कि कितने पैसे वगैरह देंगे वो लोग। तो अफजल बोलता है कि माँ पैसे वगैरह तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इतने कम भी नहीं मिलेंगे, इतना मिल जाएंगे कि हमारा आपका गुजारा अच्छे से हो जाए, हम ठीक ठाक से खा लेंगे पी लेंगे, हम चारों मिल के वहाँ पर काम करेंगे और धीरे धीरे स्थिति ठीक हो जाएगी, फिर कहीं अच्छे जगह पे काम करेंगे, एक्सपीरियंस के बाद फिर हमारी गृहस्थी अच्छी चल पड़ेगी। तो माँ ने बोला कि अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, एक काम करो तुम मिठाई तो लेकर आते, तुम्हें नौकरी मिली है। तो बेटे ने बोला कि माँ मुझे अपने चोट से खून निकलता हुआ दिख रहा है, तो पहले मैं इस खून को साफ़ करके आता हूँ, फिर मैं जाता हूँ मिठाई लेके आता हूँ। तो माँ ने और पत्नी ने दोनों ने अफजल को डांटा, रुकैया और उसकी सास ने, कि क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो, कोई चोट नहीं लगी है, जाओ जा कर के आईना देखो। अफजल अपने बेडरूम में जाता है और मिरर की तरफ देखता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि उसको तो फील हो रहा है कि उसके सर में चोट है, खून बह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं। फिर वो अपने आप को कोसता हुआ कि मैं पागल हो गया हूँ, ऐसा ऐसा बड़बड़ाता वो अपने घर से निकलता है, मिठाई लेने के लिए निकल पड़ता है। फिर वहाँ से वो मिठाई लाता है और बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर के और खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि सुबह से किसी ने कुछ खाया नहीं होता है क्योंकि घर में कुछ थे नहीं। तो अब क्योंकि नौकरी मिलने की उम्मीद हो गई है कि कल से तो चारों लोग काम पे जाएंगे, तो थोड़ा एक जब उम्मीद मिलता है तो ये मिठाई वगैरह अच्छे से खाना पीना ले करके आते हैं। चारों मिलके परिवार, अफजल, रुकैया और उनके माता पिता, चारों मिलके एक साथ अच्छे से खाना पीना सब खाते हैं और फिर
जो मिठाइयाँ बची हुई होती है उसको जाके रसोई में ही ये लोग रख देते हैं कि चलो कल काम आ जाएगा मॉर्निंग में। यही सब थोड़ा थोड़ा खा के पानी पी के और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ेंगे। तो फिर ये सब खाना पीना रख के और ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। माँ बोलती है कि अफजल वो सब तो ठीक है, लेकिन बहू के ऊपर जिन आ गई है तो हमें जा कर के बाबा से मिलना पड़ेगा और साधु बाबा से दिखाना पड़ेगा। तो अफजल बोलता है कि कुछ नहीं हुआ है माँ, सब ठीक है, आप परेशान मत होइए, अब तो हमें नौकरी भी मिल गई है, अगर वैसा ज़रूरत होगा तो हम कर लेंगे, चलिए परेशान मत होइए, अब जाइए आराम कीजिए और सुबह जल्दी उठना भी है क्योंकि काम पे भी जाना है। ऐसा राय विचार करके ये माता पिता अपने रूम में जाते हैं और ये दोनों अपने रूम में जाते हैं और ये लोग सो जाते हैं। और अब अफजल सोचता है कि अच्छा आज रात में देखता हूँ कि क्या भूतों की आवाज़ आती है, क्या कोई काला साया, परछाई, जिन, आत्मा, निगेटिव एनर्जी कुछ भी मैं फील कर पाता हूँ। अगर मुझे आज भी ऐसा लगा तो मैं कल पक्का खुद साधु बाबा से जाके मिलूँगा। लेकिन जब ये सोता है तो इसे कुछ आवाज़ का कुछ आभास नहीं होता है, ये चैन की नींद सोता है। फिर ये जब सुबह उठता है तो इसकी आंखें लगी हुई होती है। इसकी पत्नी पहले उठती है रुकैया, वो सोचती है कि मैं क्यों ना जा करके जो रात का खाना वगैरह बचा हुआ है उसको थोड़ा गरम वरम कर लेती हूँ और वही थोड़ा थोड़ा सा खा करके पानी वानी पी करके फैक्ट्री के लिए निकला जाएगा। लेकिन जैसे ही वो रसोई के सामने जाती है तो उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं, उसकी भौहें तन जाती हैं, होठ कपकपाने लगते हैं, क्योंकि उसने देखे कि रसोई के चारों ओर दीवार पे खून ही खून है, खून ही खून है, बहुत ज़्यादा खून है। नीचे फर्श पे चारों तरफ खून ही खून है। वो ज़ोर से चिल्लाती है, माँ माँ करके आवाज़ लगाती है, अफजल अफजल करके वो ज़ोर ज़ोर से चीखती है। इतने में अफजल का नींद खुलता है, वो दौड़ भाग के अपनी वाइफ के पास जाता है, पूछता है कि रुकैया क्या हुआ। वो भी जब वहाँ का नज़ारा देखता है तो भौचक्का रह जाता है। वो अपनी माँ को आवाज़ लगाता है। फिर उसकी माँ जैसे ही उधर से आती है तो अफजल चिल्लाता है, माँ ये आपने किया है क्या, आपने बिल्ली मारे हैं क्या, ये चूहे मारे हैं, ये किस चीज़ के खून हैं। माँ कहती है कि बेटा मैं तो रात में सोया हूँ, सो अभी अभी मैं आई हूँ यहाँ पे, मैं तो अभी ही आ रही हूँ, मैं तो उठी भी नहीं थी। तो अफजल को कुछ समझ में नहीं आता है। उसके अब्बू भी वहाँ पे आ जाते हैं और ये चारों एक दूसरे का हाथ पकड़ के थरथराहट की अवस्था में बहुत ही डरे हुए, एकदम इन लोगों का चारों का कलेजा काँप रहा होता है, क्योंकि ये कोई आसान बात नहीं है कि आप जिस घर में रह रहे हो सारी खिड़की दरवाजे गेट सब बंद है और आपके घर में खूनम खून हो जाए। ये चारों बेहद डर जाते हैं और अफजल डिसाइड करता है कि माँ अब आज का दिन ये अंतिम दिन है, आज फैक्ट्री चलते हैं हम लोग और उधर से हम लोग बात करके नौकरी फाइनल करके चारों लोग कुछ पैसे लेके आते हैं एडवांस में, उनके हाथ पैर जोड़ लेंगे हम लोग। और वो अपनी पत्नी रुकैया को समझाती है कि रुकैया तुम मालिक से गिड़गिड़ाना ज़रूर। माँ को भी बोलती है कि माँ आप बुजुर्ग हो, आप गिड़गिड़ाना ज़रूर, आप गिड़गिड़ाओगे तो उनको थोड़ी दया आ जाएगी ताकि वो हमें कुछ एडवांस में पैसे दे दें और अगर ज़रूरत पड़ा होगा तो हम अपना कुछ भी जो कीमती सामान है, वैसे तो इनके पास ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन जो भी थोड़े बर्तन वगैरह कपड़े वगैरह थे ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम उनके पास गिरवी रख देंगे और कुछ पैसे ले आएंगे और दूसरा घर तालाशेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। अगर ये पैसे रिटर्न कर देता है मकान मालिक तो ठीक है, नहीं करता है तो भी ठीक है। ऐसा कह के ये डिसाइड करता है चारों। लेकिन जब आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप ऐसे किसी भी काले साए में पड़ते हो, जब बुरी आत्मा आ जाती है वो आपके ऊपर, जब कोई जिन का परछाई भी आ जाता है आपके ऊपर, तो घर छोड़ना तो क्या, आप अपनी दहलीज को पार नहीं कर सकते हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बस कहानी बहुत लंबी है, तो इस कहानी के अगले पार्ट को आप कल ज़रूर देखिए मेरे इसी चैनल पे। सेकंड पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके।